हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, संस्कृत शिक्षण का महामैराथन चल रहा है, महामैराथन सीरीज चल रही है। उसमें ज़्यादातर पार्ट हमारे 75% पार्ट ख़त्म हो गए हैं, 25% या 20% जो मान लीजिए बचा हुआ है। तो उसको भी हम आपके सामने लेकर आज उपस्थित हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे हमारी टॉपिक को और हमेशा तत्पर होते होंगे पढ़ाई करने के लिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आइए उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ा जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी और मेहनत किया जाए। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों हमारी, वह है उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों, बच्चे में जब आप शिक्षण करते हैं तो देखते हैं कोई बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, कोई बच्चा कम सीख रहा है, कोई तुरंत उत्तर दे देता है और कोई सोच में पड़ जाता है। कुछ बच्चे आधा उत्तर देते हैं उसके बाद अटक जाते हैं। तो यह क्यों होता है, किसके कारण ऐसा होता है? कोई बच्चा सुन नहीं पाता सही से, कोई बच्चा समझ नहीं पाता है सही से, कोई बच्चा देख नहीं पाता है सही से। तो इन सभी कमियों को, बालक के अंदर निहित सभी कमियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो बालक में निहित दोष, विकार, कमियां आदि सभी का लक्षणों का पता करना ही निदानात्मक शिक्षण होता है। तो क्या करना, आइए देखते हैं। ये वॉल्यूम कौन बढ़ा के चले गए हैं? 1 मिनट दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम को कम कर लिया जाए। आइए, वॉल्यूम कम हो गया। अब ये टिक टुक जो कर रहा था अब नहीं करेगा। तो ये उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। तो पहले निदानात्मक देखेंगे, उसके बाद उपचारात्मक देखेंगे। क्यों? क्योंकि निदानात्मक पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और उसी क्रम के बाद हम उपचारात्मक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बालक देखिए, बालक के अंदर निहित दोष, कमी, विकार, दोष, कमी व विकारों का पता लगाना, विकारों का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है या निदान कहलाता है। निदान कहलाता है या निदानात्मक शिक्षण कहलाता है, जो भी आप समझना चाहें। यानी कि बच्चे में क्या दोष है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है, आखिर उसे समझने में क्या दिक्कत हो रही है। क्या बच्चा वैयक्तिक विभिन्नताओं से ग्रसित है? क्या बच्चा किसी डिस्लेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से, किसी विकार से ग्रसित है, किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? तो इन सभी लक्षणों का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण या निदान कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, जैसे अभी देखिए, यही बच्चा लिखने में यदि समस्या उत्पन्न हो रही है, बच्चे को लिखने में समस्या उत्पन्न हो रही है या पढ़ने में हो रही है, तो इसका पता लगाना कि वह क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है, यही होता है निदान या निदानात्मक शिक्षण। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा निदानात्मक शिक्षण। इसके बाद चलते हैं, हम चर्चा करेंगे अपने उपचारात्मक शिक्षण पर। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो यही जो बालक में निहित दोष, विकार,
कमी आदि बच्चे में निहित है, जिसके कारण बच्चा लिख नहीं पा रहा है, जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण बच्चा जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण बच्चा बोलने में, भाषण करने में, वाचन करने में कठिनता, उच्चारण में संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है बच्चे में, इन सब का निवारण करना ही निदान का मतलब होता है पता लगाना, उपचार का मतलब होता है उसका निवारण करना, उसको दूर करना। दूर करने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इनको दूर करने को, इनका क्या करना? दूर करना, इनको दूर करना या इनका क्या करना? इनको समाप्त करना या फिर इनका इलाज करना, इनका इलाज करना, जैसा भी आपको समझ में आए, दूर करना, समाप्त करना, इलाज करना या फिर क्या करना, इसके अनुसार उसको बच्चे को सुविधा देना ही उपचारात्मक शिक्षण या उपचार कहलाता है। जैसे आपको बुखार हुआ तो जब आप चेकअप कराने गए, जब आप ब्लड चेक करवाते हैं तो वह निदान होता है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाके उसका दवा लेते हैं, उसका उपचार कराते हैं, उसका निवारण कराते हैं, क्या करना? निवारण करना, उसका निवारण करते हैं, तब जाके यह जो शिक्षण होता है यह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निवारण करना। अब देखिए हम यहीं पे एक एक शब्द दोनों के सामने लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कमी का पता लगाना। इसका मतलब क्या होता है? पता लगाना। किसका? कमियों का, दोष का, कमियों, विकारों या दोषों का पता लगाना होता है। किसका? निदान का मतलब होता है, निदान का मतलब डायग्नोस्टिक। जाते हैं ना डायग्नोस्टिक सेंटर ब्लड चेक कराने, जो आप ब्लड चेक कराने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, निदान करवाने जाते हैं, ब्लड चेकअप कराने जब जाते हैं आप, तो कहाँ जाते हैं आप? डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, यानी कि चेकअप कराने जाते हैं। और वहाँ से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस कमियों का या रोगों का निवारण करना, कमियों का निवारण करना। तो कमियों का आप निवारण करते हैं, कब करते हैं? जब उपचार होता है, तो इसे उपचार कहा जाता है। निवारण करना या उसके अनुसार सुविधा उत्पन्न करना, जिससे वह जो कमी है सुविधा दिलाना, तो यह होता है उपचारात्मक शिक्षण। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि उपचार किसे कहते हैं और निदान किसे कहते हैं। निदान का मतलब होता है रोगों का पता लगाना, दोषों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना, विकार का पता लगाना, समस्या का पता लगाना। क्या होता है? समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना और समस्या को समाप्त करना। ये होता है आपका उपचारात्मक। समस्या को समाप्त करना, यह होता है उपचारात्मक। समस्या को समाप्त करना या समस्या का कोई हल निकालना, ठीक, सॉल्यूशन देना उसका, तो ये कहलाता है आपका उपचारात्मक। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्का होता है आपका पेपर में, 1 से 2 नंबर। मैं आपको जितनी टॉपिकें पढ़ा रहा हूँ, अगर सारी टॉपिकें आपने पढ़ ली, 100% गारंटी दे रहे हैं आप 25 प्लस करके आएंगे। 30 में 25 प्लस करके आएंगे आप, हमारी गारंटी है। बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए बस। चलिए फिर चलते हैं आगे की टॉपिक पर, जो हमारी आगे की टॉपिक है गद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो गद्य जो होता है, यह गद्य होता क्या है दोस्तों? तो गद्य जो है वो गद धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना या स्पष्ट कहना,
करना या कहना, यह होता है गद्य का मतलब। अस्पष्ट कहना या अस्पष्ट कहना किसका अर्थ होता है? तो गद्य का। एक गद्य इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन अब एनसीईआरटी में आपके इसी तरह से लिखा जाता है दोस्तों। पहले इस तरह से लिखा जाता था गद्य, और ये रहा पद्य, लेकिन अब कैसे लिखा जाता है? ये देखिए गद्य लिखा हुआ है, पद्य कैसे लिखा जाएगा? तो पद्य ऐसे लिखा जाएगा हलंत लगाकर, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, गद धातु से बना हुआ है गद्य। तो गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में जानना है। तो गद्य शिक्षण में जो पहला उद्देश्य है दोस्तों, आपके सामने देखिए, पहला जो उद्देश्य है वह आपके सामने है। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ये देखिए, ये रहा। गद्य शिक्षण में जो आपका पहला उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि ज्ञान की दृष्टि से इसका क्या उद्देश्य है? कई उद्देश्य हैं आपके पास। गद्य का ज्ञानात्मक है, अभिव्यक्तात्मक है, अभिरुचियात्मक है, अभिवृत्त्यात्मक है। तो ये सारे शिक्षण अर्थ ग्रहण उद्देश्य हैं। तो ये जो पॉइंटें हैं, इस पॉइंट के अंतर्गत हम बताएंगे कि कैसे कैसे उद्देश्य ज्ञान की दृष्टि से गद्य का क्या उद्देश्य होता है। तो ज्ञान की दृष्टि से जो इसका उद्देश्य होता है ना, आइए ज्ञान की दृष्टि से उद्देश्य देख लिया जाए। तो ज्ञान की दृष्टि से ये देखिए आपके सामने क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? भाषा तत्वानाम व्याकरणम पक्षाणाम च ज्ञातम। भाषा के तत्वों और व्याकरण पक्ष का ज्ञान होता है गद्य शिक्षण से। गद्य शिक्षण से क्या होता है? जो भाषा के तत्व हैं और साथ ही साथ उसके व्याकरण पक्ष का ज्ञान होता है। किससे? आपके गद्य शिक्षण से। गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? गद्य शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य यह होता है कि जो गद्य का अंश दिया हुआ है, तथ्य है, उसके तत्वों और साथ ही साथ व्याकरण संबंधी ज्ञान होता है। ठीक। दूसरा है विषय वस्तु ज्ञातम। विषय वस्तु का ज्ञान कराना। किसका? विषय वस्तु का ज्ञान कराना। अब विषय वस्तु में देखिए, पौराणिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी दृष्टि से, किसी भी पक्ष का ज्ञान करवाना ही क्या होता है? आपके गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पौराणिक हो, आर्थिक हो, इसी में एक और शब्द जोड़ देंगे आप, सांस्कृतिक हो। इन सभी पक्षों का, इन सभी विषय वस्तुओं का ज्ञान किया जाता है। फिर आगे क्या बढ़ा? अर्थग्रहणात्मक अवबोधात्मक व उद्देश्यम। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ भी देखिए बता दे रहे हैं। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना गद्य का उद्देश्य होता है। गद्य का अर्थात ग्रहणात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो गद्य का अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य होता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, मतलब सुन करके अर्थ को ग्रहण करना। सुन करके अर्थ ग्रहण करना। सुन करके भावों व विचारों को ग्रहण करना। भाषण के साथ आप भाषण दीजिए, बच्चा सुनकर उसको ग्रहण करे, उसके भावों को ग्रहण करे, उसके विचारों को ग्रहण करे, यही होता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। गद्य का यही उद्देश्य होता है। पढ़ करके, यहाँ सुन करके है तो यहाँ पढ़ करके है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्रिस्टल क्लियर होता चल रहा होगा। चलिए फिर आगे वाली टॉपिक देखते हैं कि आगे की टॉपिक क्या है। अभी अर्थ ग्रहण हुआ है
तो अर्थग्रहण के बाद देखिए अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। अभिव्यक्तात्मक का मतलब यह होता है भावों को व्यक्त करना। तो भावों को हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अपने विचारों को, अपने मनोभावों को, भावों को, विचारों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं हम लोग? तो कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एक तो लिख कर अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने विचारों और भावों का। दूसरा भाषण, भाषण का मतलब बोल करके, एक तो लिख करके और दूसरा बोल करके। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सुनना और पढ़ना होता है यह कौन सा कौशल होता है? ग्रहणात्मक या अर्जनात्मक कौशल होता है। आप याद करेंगे अवबोधन कौशल, मैंने बताया था कौशल पढ़ाते समय, तो आपको याद होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो नहीं भी याद होगा तो आप रिवीजन करेंगे पिछले की क्लासेस में। जो महामैराथन की सीरीज चल रही है तो अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं, 5 क्लास में तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद है मुझे। फिर उसके बाद आपका जो बचेगा प्रैक्टिस के दौरान, मैं प्रैक्टिस सेशन में सारी चीज़ें करवा दूंगा कंप्लीट। तो ये जो है लिखित और मौखिक, ये जो दोनों हैं, ये कौन से कौशल हैं? तो ये हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। इनके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार, अपने भावों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये है गद्य का उद्देश्य। गद्य शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि कैसे हम किसी के सामने अपने भावों को प्रकट करेंगे। आगे देखें तो आगे है अभिरुच्यात्मक उद्देश्यम। अभिरुच्यात्मक का क्या मतलब होता है? कि गद्य पढ़ाकर बच्चों में रुचि उत्पन्न की जाए। कक्षा कक्ष के प्रति और शिक्षण के प्रति बच्चे में रुचि उत्पन्न करना। बच्चे में क्या उत्पन्न करना? रुचि उत्पन्न करना। तो अभिरुच्यात्मक का क्या अर्थ हुआ? तो कथा या गद्य कहकर बच्चे में क्या करना? कक्षा कक्ष या शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने की जो विधि होती है, यह भी एक उद्देश्य होता है। किसका? अभिरुच्यात्मक और गद्य उद्देश्य। ठीक है, आइए फिर अभिवृत्त्यात्मक। अभिवृत्त्यात्मक का मतलब होता है विचारों को उत्पन्न करना। आप बच्चे को कहानी पढ़ाकर, बच्चे को आप कथा कहकर या कहानी बताकर उसमें नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, जागृत करते हैं उनके नए विचारों को, नए भावों को। जब बच्चा कहानी सुनता है तो उसके अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं भावों को उत्पन्न करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है? आपकी अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। और यह होता है गद्य शिक्षण का उद्देश्य। कहानी पढ़ाकर बच्चे में उनके नए भावों को, नए विभिन्न भावों को उत्पन्न कराना ही क्या कहलाता है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य कहलाता है। और गद्य शिक्षण के उद्देश्य में यह जो कहलाता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो विचारों को उत्पन्न करना, ये तो अब आप यहाँ देख सकते हैं। कथा कहानी कहकर बच्चे की नए विचारों को, नए भावों को जागृत करना ही क्या कहलाता है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। इससे ज़्यादा कोई क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा, स्पष्ट और सरल शब्दों में इतने अच्छे से कोई नहीं करेगा दोस्तों आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं और आपसे पुनः यह निवेदन रहेगा, यह आग्रह रहेगा कि आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यह तथ्य, यह जो शिक्षण सामग्रियां हैं, कंटेंट हैं, मिल सकें। बस इतनी सी आग्रह रहती है आपसे। और वीडियो को लाइक किया करते रहिएगा। गद्य शिक्षण से विधियाँ, गद्य शिक्षण से विधियाँ। अब देखिए गद्य शिक्षण की विधियाँ कितनी होती हैं। तो गद्य शिक्षण की आपके पास 3 विधियाँ होती हैं।
कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। एक उद्बोधन विधि, दूसरा प्रवचन विधि और तीसरा होता है स्पष्टीकरण विधि। तो उद्बोधनम, प्रवचनम और स्पष्टीकरणम, ये 3 विधियां हो गई आपके गद्य शिक्षण की। तो आइए देखते हैं, इसमें भी कुछ होगा। एक हो गया उद्बोधनम, आइए ऊपर आ जाइए। हाँ, गद्य शिक्षण की विधियां, और इसमें आपका उद्बोधनम ये हो गया पहला। जब ये पहला हो गया, पहला प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शनम, बच्चे के समान या बालक के समक्ष, बच्चे के समक्ष या बालक के समक्ष किसी वस्तु को, जिसका आप पाठ्य वस्तु बना रहे हैं, उससे संबंधित वस्तु का प्रदर्शन करके, वस्तु को उसके सामने दिखाकर शिक्षण कार्य करना ही उद्बोधन विधि कहला। उद्बोधन का मतलब ही होता है ज्ञान, ज्ञानवर्धन करना बच्चे का प्रत्यक्ष वस्तु के द्वारा, सामने उस वस्तु को रख कर, सामने वस्तु को रख कर, वस्तु को सामने रख कर उस पर उसका प्रदर्शन कीजिए, उसको सिखाइए बच्चे को, तो आराम से सीख जाएगा। प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, प्रत्यक्ष क्रिया का मतलब भी वही हुआ कि आप उसके सामने, उसके समक्ष उपस्थित होकर, समक्ष उपस्थित रहकर बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, यह होता है प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब बच्चे को चित्र या शिक्षण सामग्रियों द्वारा, शिक्षण सामग्रियों द्वारा, या सामग्रियों है, सामग्रियों, तो सामग्रियों, शिक्षण सामग्रियों की सहायता से जो शिक्षण कार्य करने की विधि है, यह कहलाती है गद्य शिक्षण विधि, जो उद्बोधन में आपके एक पॉइंट होता है। 3 तरीके से उद्बोधन विधि का शिक्षण कार्य किया जाता है। तो कुछ ज़्यादा ही नहीं घसीट देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, बहुत कम हम घसीटेंगे, ये जो घसीट देते हैं रगड़ो मगर स्टाइल से। आइए, तो प्रवचनम, प्रवचन विधि किसकी? गद्य शिक्षण की प्रवचन विधि, यानी कि दूसरी विधि, मतलब कि घसीटना आदत हो गई है। चलिए, अनुवाद विधि, प्रवचन के समय जो विषय वस्तु है, जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु का अनुवाद करके बच्चे को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना ही, विषय वस्तु का अनुवाद करके बच्चे को शिक्षण कार्य कराना ही आपका अनुवाद विधि कहलाता है। प्रवचन विधि में अनुवाद विधि कहलाता है। और दूसरा है कोश विधि। कोश विधि का मतलब क्या होता है? शब्द कोश का ज्ञान कराते हुए, शब्द कोश का, जैसे होता है ना शब्दार्थ विधि से हम लोग पढ़ाते हैं, शब्द कोश का ज्ञान कराते हुए बच्चे का शिक्षण कार्य कराना ही कोश विधि कहलाता है। परिभाषा का मतलब जो विषय वस्तु है उसकी परिभाषा के साथ आप पढ़ाएं, यही होता है परिभाषा। जैसे कि साथ में क्या है, अभी आप कह दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा, वर्ड, वर्ड की परिभाषा आपको बतानी हो तो क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इकाई, ये देखिए, होती है, इकाई होती है, ये हो गया। तो परिभाषा के साथ गद्य शिक्षण करना प्रवचन विधि के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद स्पष्टीकरणम, देखिए स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि जो गद्य विधि का ही एक, गद्य शिक्षण विधि का ही एक रूप है, तो इसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए व्युत्पत्ति विधि। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, संस्कृत में बताया था कि संस्कृत समधन, क्रीधन, कत या अक्त प्रत्यय से बना हुआ है, इस पर हलंत नहीं रहता है। ये देखिए, ये हो गया। सम धन क्री धन अक्त और सुट का आगम होता
है, मतलब किस तरह से कौन सा शब्द या क्या चीज़ है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुआ है, उस विधि से पढ़ाने की क्रिया, उस विधि से शिक्षण कार्य करने की जो विधि होती है वह स्पष्टीकरण विधि में आता है। तुलना, कठिन शब्दों का सरल शब्दों से तुलना करके पढ़ाना। जैसे कुछ आपको कठिन शब्द मिल रहे होंगे, वह क्या हैं उसके बारे में जब हम सरल शब्दों में आपको पढ़ा रहे हैं, सरल शब्दों के द्वारा उनको समझा रहे हैं, यही होता है तुलना विधि। ठीक है, सरल शब्दों को, कठिन शब्दों को सरल शब्दों से तुलना करके पढ़ाना, सरल शब्दों में, ठीक, तुलना करके पढ़ाना। वाक्य प्रयोग, छोटे छोटे शब्दों से नए वाक्य का निर्माण करके, वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करके पढ़ाना। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना ही, शिक्षण कार्य करना ही क्या कहलाता है आपका, वाक्य प्रयोग विधि। अंतः कथा का मतलब विषय वस्तु पर कथा कहानी के माध्यम से, कथा कहानी गद्य विधि है तो कथा कहानी तो हो ही गई, चलिए इस पर चर्चा करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। आगे पद्य शिक्षण से विद्या पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब टीचर थोड़ा गाकर लय में लय, ताल, छंद, तुक आदि का ध्यान रखते हुए सास्वर वाचन करके बच्चे को जब पढ़ाता है तो उसे पद्य शिक्षण कहा जाता है। तो पद्य शिक्षण किस तरह से कराया जाता है, लय, ताल, छंद, तुक आदि का समावेश करके सस्वर पाठन करना ही पद्य शिक्षण की विधि होती है या पद्य शिक्षण कहलाता है। तो जब बच्चे को आप गाकर पढ़ाएंगे तो बच्चा क्लास में पढ़ने में रुचि लेता है, सस्वर पाठन के माध्यम से। ये देखिए पद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण की विधियाँ। तो पद्य शिक्षण की क्या विधि है, गीत व नाट्य विधि। मैंने अभी बताया नाटक के माध्यम से, नाटक जब आप देखते हैं यहाँ पे रामलीला होता है ना, रंगमंच पर जब हम लोग रामनवमी और उसमें कराते हैं, तो जब आप देखते होंगे तो रामलीला में संवाद जो होता है वह गा कर सुर के साथ सस्वर संवाद किया जाता है। तो बच्चों को अच्छा लगता है ऐसा करना, भीड़ लगी रहती है। क्यों लगी रहती है, क्योंकि वह सस्वर पाठन होता है, सस्वर, और बच्चे को यह बहुत पसंद आता है। भाषा अनुवाद, भाषा का अनुवाद करने के, चलिए ये तो भाषा अनुवाद आप समझें। व्याख्या विधि, जो तथ्य या पद है उसकी व्याख्या, पूर्ण व्याख्या के साथ, जैसे हम आपको व्याख्या के साथ पढ़ा रहे हैं उसी तरह से जो पद्य हो, जो पद्य का अंश हो उसकी पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ाना व्याख्या विधि हो गया। भाषा अनुवाद, जैसे कि अब संस्कृत में है तो उसको उसकी मातृभाषा में परिवर्तित करके भाषा का अनुवाद करके, या हिंदी में है तो उसको संस्कृत में अनुवाद करके पढ़ाना ही भाषा अनुवाद हो गया, दोनों साथ में हो गया। दंडान्वय, अब थोड़ा सा बढ़िया विधि आई है। दंडान्वय क्या होता है, दंडान्वय का मतलब होता है आपका कि पद पढ़ाते समय, पद्य में पद पढ़ाते समय जिसको पद्य में पढ़ा रहे हैं साथ में व्याकरण सहित पढ़ाना, व्याकरण सहित पढ़ाना, उसकी व्याकरण के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है, दंडान्वय विधि कहलाता है। तो साथ में व्याकरण पढ़ाना भी दंडान्वय विधि कहलाता है। खंडान्वय विधि क्या हुआ, पदों को, पद्य जो होता है पद्य को खंडों में तोड़कर, खंडों में, एक मिनट कहाँ गया जी, ये देखिए पद को खंड तोड़कर खंडों में, क्या लिखा आ रहा है,
ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा भटक जाता है दिमाग कहीं। खंडों खंडों में तोड़कर, खंडों खंडों में तोड़कर व्याकरण सहित, खंडों खंडों में तोड़कर व्याकरण सहित पढ़ाना। दोनों में व्याकरण है, यहाँ पद के साथ आप व्याकरण जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर खंडों में जब तोड़कर व्याकरण सहित पढ़ाएंगे तो वह खंडान्वय विधि होगा। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर जो दंडान्वय में पद है, पद को साथ लेकर पद्य पढ़ाएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, अर्थ बताते समय व्याकरण भी बताते चलेंगे, तो वह होगा आपका दंडान्वय। खंडान्वय क्या होता है? पद्य का पाठ करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसका जब व्याख्या करके पढ़ाएंगे आप व्याकरण सहित, तब जाके खंडान्वय होगा। तुलना विधि, तुलना करना, चलिए ये हो गया है। तुलना विधि तुलनात्मक तरीके से होता है, कठिन शब्दों को सरल शब्दों में तोड़ते हुए। पद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम, पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? यही सबसे तो प्रश्न बनते हैं। उद्देश्यम नास्ति, पद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, पद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 3 ठो इसमें से दे देगा, 1 ठो दे देगा अलग, कोई भूला भटका कहीं से उठा के लेके चला आएगा। तो आजकल नया ट्रेंड है नास्ति वाला, न अस्ति, जो नहीं होता है, तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, अस्ति लगाकर चले जाते हैं। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है, तो जो उसका उचित विकल्प नहीं होता है। पद शिक्षणस्य उद्देश्य उचित विकल्पम नास्ति, पद्य शिक्षणस्य उचित विकल्पम नास्ति, उचित विकल्प नहीं है पद्य शिक्षण के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वो उस तरह से 3 इसमें से देगा, 1 अलग से लगा देगा, या फिर जब दे देगा उद्देश्य में अस्ति करेगा तो उसे 3 अलग बनाना पड़ेगा, 1 इसमें से बनाना पड़ जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। अभी तो आपको ये थियरी चल रही है ना, प्रश्न कैसे बनते हैं। अभी तो आपको आज 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद से अभी को आपको 15 दिन तक हम लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे, और उस प्रैक्टिस में आपको क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करवा देंगे उसमें भी आपको। चलिए चलते हैं फिर। छात्रेषु संस्कृत काव्यम, छात्रेषु संस्कृत काव्यम उत्पादनम, अच्छा है तो उत्पादनम, ठीक है। तो छात्रों का संस्कृत काव्य के प्रति स्नेह उत्पन्न कराना, स्नेह उत्पन्न कराना, अनुराग उत्पन्न कराना, स्नेह उत्पन्न कराना, लगाव उत्पन्न कराना, किसके प्रति? काव्य के प्रति। तो इसीलिए पद्य शिक्षण किया जाता है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को काव्य के प्रति मोह उत्पन्न हो जाए, लगाव हो जाए, स्नेह हो जाए उससे। ठीक है। छात्राणाम काव्यगत सौंदर्य अनुभूति अभिप्रेरणम, छात्रों में काव्य के अंतर्गत जो सौंदर्य है उसकी अनुभूति कराना। देखते हैं ना, चरण कमल बंदो हरिराई, तो जो काव्य पद होते हैं उसमें जो काव्य में सौंदर्य होता है उसके प्रति बच्चों में को अभिप्रेरित करना, उसके प्रति बच्चों को अभिप्रेरित करना, ये होता है आपके पद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण का उद्देश्य। चरण कमल बंदो हरिराई, अब बताइए जिसका चरण कमल के समान हो, भगवान का चरण जो कमल के समान बताया गया है, तो काव्यगत जो सौंदर्य है इसके प्रति बच्चों को अभिप्रेरित करना, स्नेह उत्पन्न करवाना ही पद्य का शिक्षण का उद्देश्य होता है। छात्रेषु सस्वरगति यति और गति हो गया, यति 2 बार हो गया है। लय भावानुगुण काव्य पाठस्य योग्यतोत्पादनः, छात्रों में सास्वर गति, यति, लय, ताल, छंद आदि सभी का पाठ के प्रति जो योग्यता होता है उसका ज्ञान करवाना। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बढ़ना है, कहाँ पर दौड़ना है, कहाँ पे स्लो पढ़ना है, कहाँ पे धीमा पढ़ना है, कहाँ पे तेज़ी से पढ़ना है, द्रुत कहाँ करना है, कहाँ सामान्य पाठन करना है,
द्रुत पाठन, सामान्य पाठन, गंभीर पाठन, कहाँ कैसे करना है, कहाँ पे लय तुक ताल छंद कैसे कैसे प्रयोग करना है, इन सभी का ज्ञान करवाना ही पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए आइए, आशा करते हैं बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल्पना शक्ति तर्क शक्ति उजागरण, बच्चों में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का उजागर करना या उत्पन्न करना ही पद्य शिक्षण का उद्देश्य कहलाता है। बच्चों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति को उजागर करना, उजागर करना का मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है, उद्भव करना। आप जो भी शब्द प्रयोग करना चाहेंगे कर सकते हैं, मतलब उसमें उत्पन्न करना, तर्क शक्ति का विकास करना। ये तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति, बच्चे में कल्पना शक्ति, बच्चे की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति, इनका विकास करना ही पद्य शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। कौशल चतुष्टयानाम श्रवणानाम वाचनम पाठनम लेखनम, ये देखिए श्रवणम वाचनम पाठनम लेखनम, सुबोपलि आ गया आपका, सुबोपलि, सुबोपलि गुण का विकास करना। ये जो छात्रों में कौशल होता है, कौशल का विकास कराना ही कौशल का क्या हो जाता है, कभी कभी आप लोगों को पढ़ाने के भाव में बह जाते हैं। तो ये देखिए कौशल, जो कौशल होते हैं कौन कौन से, सुबोपलि, सुबोपलि वाले कौशलों का विकास करवाना, विकास करना ही, देखिए विकास करना ही, विकासनम लिखा हुआ है ना, विकसनम लिखा हुआ है, विकासनम, विकास करना ही क्या होता है, तो पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। आइए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी और कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। व्याकरण शिक्षण विधि, अब व्याकरण शिक्षण विधि में आइए, क्या है व्याकरण शिक्षण विधि, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण विधि में पहली प्राचीन है, दूसरी नवीन है। प्राचीन या अर्वाचीन विधि दो विधियां हैं, तो ये पहला है। पहली विधि में सूत्र अथवा कंठस्थीकरण में है, कंठस्थीकरण है, तो ये कंठस्थीकरण यहाँ लिख दे रहे हैं आपको अलग से, ब्लैक में लिख दें, जैसा आप कहिएगा। कंठस्थीकरणम, अब स्पष्ट लग रहा होगा आपको कि कंठस्थीकरणम क्या है, ठीक है। कंठस्थीकरणम, सूत्र और पाठ को कंठस्थ कराना, सूत्र और पाठ को क्या कराना, कंठस्थ कराना। परायण विधि, परायण विधि में क्या होता है, तो परायण विधि छोटे छोटे खंडों में तोड़कर आप साथ में उसके पदों को पढ़ाते चलना, यह होता है। व्याख्या विधि, व्याख्या करके, इसमें कुछ है नहीं, जब इसमें कुछ है नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको क्यों हम टेंशन दें, जहाँ पे टेंशन देने लायक होगा वहाँ हम दे देंगे आपको टेंशन। अव्याकृत या भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि साथ में वही बात हो गई, गद्य या पद्य पढ़ाते समय ही व्याकरण साथ में पढ़ाते चलना ही व्याकरण विधि कहलाता है। ये हो गया। आगमन और निगमन, ये मैंने पहले ही बताया। आगमन का मतलब मैंने कह दिया कि आप आगे लगा लीजिए, आगमन का मतलब शुद्ध लिखना चाहिए। आगमन का मतलब आगे, आगे क्या आगे, उदाहरण, पहले उदाहरण बाद में नियम, पहले उदाहरण बाद में नियम। और निगमन विधि में क्या होता है, तो पहले बच्चों को नियम पढ़ाइए, व्याकरण के नियम, फिर उस पर उदाहरण दीजिए। तो पहले उदाहरण फिर नियम, और पहले नियम फिर उदाहरण, दोनों नियम आपके सामने हैं। तो दोनों नियम में पहले, जैसे कि अगर हम कह दें कि आपको पहले हम यह पढ़ा दें, क्या पढ़ा दें, आपको पहले हम पढ़ा दें कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, क्या पढ़ा दें, अकुह विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम, निया नाम
कंठ। ये देखिए, पहले हमने आपको नियम दिया है, फिर इसके बाद हम उदाहरण दे दें। जैसे इसमें क्या होगा, आ के उच्चारण आ, और आ का उच्चारण स्थान का वर्ग पूरा, साथ में हा और विसर्ग, ये जो विसर्ग होते हैं विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। पहले हमने आपको नियम बताया, फिर जाके उदाहरण दिया, तो ये निगमन विधि हो गया। कौन सी विधि हो गई, निगमन विधि हो गई। पहले हमने उदाहरण दिया, नियम पढ़ाया यानी कि सूत्र बताया, फिर आपको हमने उदाहरण दिया, उसका उदाहरण बाद में दिया जाता है निगमन विधि में। लेकिन अब चलें हम, ये जो आपका आगे उदाहरण का मतलब हम दे दें, जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, यानी कि का वर्ग पूरा लगा लीजिए, फिर हा लिख लीजिए, फिर विसर्ग लगा लीजिए, फिर आ के जो 18 पद हैं वो 18 प्रकार के होते हैं, तो 18 पढ़ना नहीं है, आप डरिएगा मत कि 18 प्रकार के आपके पढ़ने हैं। तो हमें 2 ही देखना है, 2 से 3 देखना है। 3 में कौन कौन से होते हैं वो भी हम बता देंगे बाद में। तो आ और ये उदाहरण हमने दे दिया, फिर इसके बाद कहें ये सूत्र पढ़ा दें आपको। तो पहले हमने उदाहरण दिया, बाद में आपको सूत्र से अवगत कराया, तो यह क्या कहलाया, यह कहलाएगा आपका आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर नियम, आगे उदाहरण फिर नियम या फिर सूत्र, तब जाके कहलाएगा आगमन विधि। और निगमन विधि पहले नियम, नी से नियम, फिर उदाहरण। तो इतने अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए ताकि आपको कभी भूले ही ना। आपको बताना यह बहुत आवश्यक है कि आगमन और निगमन कम से कम 3 नंबर लेके आएंगे आपके लिए, सभी सब्जेक्ट्स में मिला के, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सब्जेक्टों में मिला के कम से कम 3 नंबर लेके आएंगे। और 3 नंबर आपको इसी पर मिल जाएगा। कहीं एक जगह आपको दे देगा आगमन विधि, कहीं दे देगा, कहीं निगमन विधि दे देगा, कहीं दोनों मिला के दे देगा। तो आपको बस तैयार रहना होगा, पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। ये देखिए नवीन विधि आ गई, नवीन विधि में भी कुछ है नहीं। नवीन विधियाँ जो होती हैं ना, जो NCT या NCF ने नियम निकाले हुए हैं, NCT और NCF ये जो नियम निकाल रही हैं, इनके अनुसार पढ़ाना ही क्या कहलाता है, तो नवीन विधि कहला रही है। पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक का मतलब पुस्तक के साथ पढ़ाना, पुस्तक के साथ पढ़ाना, पुस्तक के साथ पढ़ाना पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा हो गया। सहयोग या समवाय विधि, सहयोग या समवाय विधि शिक्षण सामग्रियों के सहयोग से, शिक्षण सामग्रियों के सहयोग से, शिक्षण सामग्रियों के सहयोग से पढ़ाने की जो विधि है। समवाय विधि साथ में व्याकरण भी पढ़ाना, व्याकरण ही तो है। पद्य या गद्य, पद्य या गद्य के साथ व्याकरण को भी जोड़ लेना, साथ में समवाय होता है। ठीक है, तो अब ये बताइए आप लोग, गद्य और पद्य में से जब आप अपठित अनुच्छेद से करते हैं, अच्छा एक विधि और पढ़ा लें, आगमन और निगमन, ये रहा निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि अभी अभी तो बताए हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाए, निगमन विधि का मतलब पहले सूत्र दिया जाए। अभी अभी इतनी बढ़िया से चर्चा करके आ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों इसे बार बार हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, समय भी आपका जाया होगा, बेकार में हम चिल्लाएंगे उसी पर। अब देखिए अगला क्या है, नाटक शिक्षणम। नाटक शिक्षणम, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्यम, नाटक शिक्षण के उद्देश्य, वार्तालापे सरल संस्कृत प्रयोगे अभिप्रेरणा। वार्तालाप के समय, बातचीत के समय सरल संस्कृत का आप प्रयोग कीजिए, नाटक शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। और संस्कृत भाषा प्रति अभिनय संवर्धनम, संस्कृत भाषा के प्रति अभिनय का उनको अभिनय संवर्धन कीजिए, अभिनय का विकास कीजिए बच्चों में, अभिनय का विकास कीजिए, अभिनय का संवर्धन कीजिए। ठीक है,
संस्कृत भाषा के समय संस्कृत भाषा के प्रति बच्चों में अभिनय और संवर्धन करवाना ही नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। संस्कृते पठने वाचनम लेखनाधिकार, देखिए पठनम वाचनम लेखनाधिकार्येषु कौशलोत्पादनम, कौशलोत्पादनम, ये देखिए जब एक में जोड़ देता है दोस्तों तो आपको यहाँ पे जानते हैं व्याकरण की आवश्यकता होती है, संधि विग्रह की ज़रूरत है। कौशल उत्पादन, आ और उ ओ, ये गुण संधि आ गई। तो इन सब का जब ज्ञान होगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। और मैं जब आपको पढ़ाऊँगा ये जो गद्य और पद्य अपठित अनुच्छेद हैं इनके बारे में भी चर्चा करूँगा, उसमें जो व्याकरण आएंगे उसके साथ भी पढ़ाएंगे, जो ट्रिक्स हैं उनके साथ भी पढ़ाएंगे। आप बस भटकिएगा मत कहीं, एक ही क्लास यही सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। आइए फिर तो इस पर चर्चा हो गई। पढ़ना, बोलना, लिखना आदि कार्यों में कुशलता उत्पन्न करवाना ही संस्कृत नाटक का उद्देश्य होता है। तो इसको भी आगे बढ़ा लिया जाए। आगे क्या है, अभिनय कलायाम, गलत हो गया है माफ़ कीजिएगा हमारे टाइपिस्ट महोदय को। तो यहाँ पे अभिनय कलायाम, अभिनय कलायाम, अभिनय कला याह है, ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो छात्रों में अभिनय कला के कौशल का उत्पादन करना, छात्रों में अभिनय कला, नाट्य कला या अभिनय कला के प्रदर्शन का विकास करना नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। संस्कृत भाषायाम विविधनाम नाटकम परिचय प्रदानम, संस्कृत भाषा के विविध नाटक से बच्चों को परिचय करवाना चाहिए। विभिन्न, विविध या विभिन्न इसी को कहते हैं, अनेक, बहुत सारे, जैसा आप जहाँ समझना चाहेंगे वैसे शब्दों का प्रयोग होगा आपके लिए। जो भी आप जानते रहिए, एक शब्द को मैं 4-4, 5-5 शब्दों से तुलना करता हूँ ताकि एक शब्द आपको नहीं आ रहा है दूसरा आ जाए, दूसरा नहीं आ रहा है तीसरा आ जाए, तीसरा नहीं आ रहा है चौथा आ जाए। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, प्रॉब्लम जो भी आपको हो वो आपका हल हो जाए, उसका निवारण हो जाए, समाधान हो जाए। तो एक ही शब्द को कितने शब्दों में जानेंगे आप? बस आप कमेंट करते रहिए, हम बताते रहेंगे आपको। आपके शब्दकोश अच्छे होने चाहिए। तो आप एक शब्द, आप अगर अटक रहे हैं उस शब्द के बारे में, दूसरे शब्द को वहाँ लगा के काम चला लीजिए। बस शब्दकोश आपका अच्छा होना चाहिए। आइए और कुछ है? हाँ, स्वस्वस्थ छात्रान स्वस्थानुसार जन्म प्रति प्रवृत्ति, इसका मतलब है स्वस्थ होना, बच्चों में स्वस्थकरण करना। चलिए उसे छोड़िए। नाटक माध्यमेन छात्रें शब्दकोशम, देखिए शब्दकोश का ये भी तो अभी बताए हैं। जब सबके बारे में अभी बता रहे हैं तो चर्चा करने की ज़्यादा। शब्दकोश का वर्धन या विकास करना, शब्दकोश का विकास करना, बच्चे के शब्दकोश के विकास करने का उद्देश्य होता है नाटक शिक्षण का उद्देश्य। चलिए और कुछ बचा है? नाटक शिक्षण से विधियाँ, नाटक शिक्षण की विधियाँ हैं। विधियों में कौन कौन सी विधियाँ हैं ये भी देख लेते हैं जल्दी से। आदर्श, जहाँ पर आदर्श की बात आ जाए इसका मतलब है कि शिक्षक वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने पहले पढ़ाया था आपको। जहाँ पर आदर्श की बात आ जाए, आदर्श की बात आ जाए वहाँ पर शिक्षक की बात आ जाती है। शिक्षक, आदर्श नाट्य विधि में शिक्षक वहाँ कार्य करके दिखाता है। व्याख्या विधि, पूर्ण रूप से व्याख्या करके, सरल शब्दों में व्याख्या करके, ठीक है। और रंगमंच अभिनय विधि, रंगमंच अभिनय विधि मतलब कि स्टेज प्रोग्राम के साथ बच्चे को पढ़ाना, स्टेज प्रोग्राम कराना। नाटक शिक्षण है ना, तो आप लोग नाटक करते हैं ना, देखते होंगे, रामलीला में नाटक देखते होंगे। वहाँ जब आपके यहाँ कुछ नाटक आता होगा, नाच आती होगी, डांसर आते होंगे, तो उनका अभिनय आप देखते हैं ना, तो वही रंगमंच होता है।
रंगमंच विधि के माध्यम से आप नाटक शिक्षण विधि जो होती है इसी के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। कक्षा अभिनय का मतलब कक्षा में अभिनय करना, कक्षा में प्रोग्राम करवाना बच्चों से, अभिनय विधि हो गई। अनुवाद शिक्षण विधि, तो अनुवाद शिक्षण विधि, आइए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, रह नहीं गया है, अब यही हमें लगता है ये लास्ट होगा। तो आइए अनुवाद शिक्षणम, अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, अनुवाद शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं उस पर आते हैं। छात्राणाम संस्कृत भाषा प्रति अनुरागे उत्पन्ना, जैसे अभी छात्राणाम संस्कृत भाषा प्रति अनुराग उत्पन्न करना, स्नेह उत्पन्न करना, लगाव उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है। तो नाटक शिक्षण का भी उद्देश्य यह होता है और पद्य शिक्षण का भी उद्देश्य ये होता है और अनुवाद शिक्षण का भी यही उद्देश्य होता है। ठीक है, सबका उद्देश्य यही होता है कि संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करवाना। क्या उत्पन्न कराना? लगाव। ठीक है, आइए मातृभाषायाः संस्कृत भाषायाः अनुवादं करणस्य योग्यताम। मातृभाषा में संस्कृत भाषा और मातृभाषा का साथ में अनुवाद करने की योग्यता योग्यता का विकास करना। उत्पादन यहाँ मत बोलिए, विकास किया जाए, बच्चे में उत्पादन नहीं विकास किया जाए। ठीक है, बच्चे में मातृभाषा से संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करने की विधि, अनुवाद कराने की योग्यता उत्पन्न कराना ही किसका कहला? अनुवाद विधि, अनुवाद शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक तो आपको हम कई बार बता चुके हैं, बता दें कि छोड़ दें? बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो छात्रों में भाषा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। अग्निवर्धनम देखिए, वर्धनम। ठीक है, तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, बच्चों में अपनी भाषा के प्रति, भाषा के माध्यम से, अपनी भाषा के या संस्कृत भाषा के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य। वार्तालाप सरलम प्रयोग, वही बात हो गई पिछले में जो पढ़ाए थे। कोशवर्धनम, शब्दकोश का वर्धन। तो इनके उद्देश्य मिलते जुलते हैं। किसके किसके? पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और अनुवाद शिक्षण। ये 5 शिक्षण मैं पढ़ा रहा हूँ, पांचों शिक्षण के उद्देश्य लगभग मिलते जुलते हैं। सब में कोश की वृद्धि करना और संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना या लगाव उत्पन्न कराना, और देखिए सरल शब्दों का प्रयोग करना, निर्दिष्ट वाक्य कौशल उत्पन्न करना, वाक्य रचना, निर्दिष्ट वाक्य रचना यानी कि वाक्य बनाना सिखाना, वाक्य में प्रयोग कराना सिखाना। तो ये सारी चीज़ें तो इन्हीं के हैं, वाक्य प्रयोग कराना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसी में आती हैं। अनुवाद शिक्षण से विधियाँ, अनुवाद शिक्षण की विधियाँ, अनुवाद शिक्षण की विधियाँ भी देख लेते हैं। तो अनुवाद शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? अनुवाद शिक्षण की विधि जो आपके सामने है, अनुवाद शिक्षण की पहली विधि अक्षरशः विधि या अनुवाद विधि। अक्षरशः अनुवाद या इसी को शब्दानुवाद बोलते हैं, शब्दानुवाद विधि। प्राथमिक स्तर पर यह बहुत ही उपयोगी माना जाता है, प्राथमिक स्तर पर बहुत ही उपयोगी माना जाता है। कौन सा विधि? तो ये आपकी कौन सी विधि है सामने? अक्षरशः या शब्द अनुवाद विधि, अक्षरशः या शब्द अनुवाद विधि। इसमें अक्षरों यानी कि वर्णों और शब्दों के साथ, वर्णों और शब्दों का पूर्ण व्याख्या के साथ अनुवाद करके शिक्षण कार्य किया जाता है। यही इसका उद्देश्य, यही इसकी विधि है। छाया अनुवाद का मतलब पद ले लेना, पद का अनुवाद करते हुए पढ़ाना, पद ले लेना, पद का अनुवाद करते हुए पढ़ाना, छाया अनुवाद विधि। तथ्यानुवाद का मतलब छाया अनुवाद और अक्षरशः विधि दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना, यानी कि पद भी ले लेना और साथ ही साथ अक्षर और वर्णों, अक्षर और या शब्दों का अनुवाद करते करते साथ में पढ़ाना, समवाय करके पढ़ाना। इनका समवाय मतलब दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ाना ही तथ्यानुवाद विधि कहलाता है। ठीक है, तथ्यानुवाद विधि। तीनों में अंतर समझ में आया आपको?
फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। अक्षरशः विधि अक्षरों और शब्दों के साथ, अक्षरों और शब्दों का अनुवाद करा के प्राथमिक स्तर पर। छाया अनुवाद, छाया अनुवाद जो होता है यह उच्च प्राथमिक स्तर, पदों का आप अनुवाद करके यह उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर पर बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर जब आप समझाते हैं, क्या लिखा दिया जाता है यार, चलिए हटो, बेकार में आ जाते हो। क्या लिख रहे थे वो भी भूल गए। उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यह क्या है उपयोगी माना जाता है पदों के साथ। लेकिन जब दोनों को साथ मिलाया जाता है, किसको, पदों के साथ सब अक्षरों और शब्दों का भी अनुवाद किया जाए, शब्दों का अनुवाद किया जाए, तो यह आपका उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों स्तरों पर उपयोगी माना जाता है। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों स्तरों पर उपयोगी माना जाता है कौन, तथ्यानुवाद विधि, तथ्यानुवाद विधि। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक पर चलें। तो अगले टॉपिक क्या है दोस्तों, यहीं पे समाप्त है, बाकी आगे कुछ नहीं है। और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा, आपका कर्तव्य है कि आप कमेंट करके पूछ लेंगे, हम आपको तुरंत बता देंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके लिए हमेशा 24/7 तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे उस समस्या का समाधान के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।